न ट्रंप की धमकी की परवाह और न ही इजराइल के ब्लॉकेड का। हमास अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने को कतई तैयार नहीं है, चाहे हालात गजा में बद से बदतर हो जाएं, जैसा कि प्रतीत भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा गजा के बिगड़ते हालात की, ओआईसी की बैठक की और साथ ही चीन और भारत के एक ऐसे स्टैंड की जिससे अमेरिका के तो होश पाख्ता हो गए हैं, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने हमास को धमकाकर ये सोचा था कि हमास घुटने टेक देगा। ट्रंप ने हमास से डायरेक्ट बातचीत कर ये साफ तौर पर कहा था कि जो गजा में बंदी हैं हमास के पास, इजराइल के उसे जल्द से जल्द छोड़े, वरना जहन्नुम में हमास को पहुंचा देंगे, हमास का नामो निशान मिटा देंगे, हमास का एक तरह से पूर्णतः सफाया कर देंगे। लेकिन इन धमकियों का कोई असर हमास पर पड़ता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ तौर पे कहा गया है कि हमास वही करेगा जो उसके हित में है, हमास वही करेगा जो फिलिस्तीन के हित में है। और हमास ने ट्रंप और नेतन्याहू के प्रस्ताव को एक बार फिर धुआं कर दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से डायरेक्ट हमास के साथ बातचीत एस्टेब्लिश की, उससे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का स्टैंड हमास के ऊपर भारी दबाव डालेगा, लेकिन हमास के इन बयानों से तो ऐसा कतई नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ ओआईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिद्दा में चल रही है। ओआईसी यानी इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन, और इस बैठक में गजा के पुनर्निर्माण, ट्रंप की धमकी, ट्रंप के प्रस्ताव और इजराइल की यू टर्न पर चर्चा की जा रही है, जिसमें ईरान भी शामिल है और तमाम अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल है। पिछले दिनों ही इजिप्ट ने एक बड़ी बैठक इस्लामिक देशों की बुलाई थी और इस बैठक में हमने देखा था कि कायरो में तमाम अरब देशों ने ट्रंप के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि गजा में वो रिवेरिया बनाएंगे, वहां से फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाएगा, गजा को फिर से बसाएंगे। लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए अरब देशों ने कह दिया कि गजा का जो पुनर्निर्माण है, गजा का जो रीडेवलपमेंट है, उसके लिए अरब देश कंधे से कंधा मिलाएंगे, अरब देश अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अरब देश पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ट्रंप और अमेरिका को यहाँ दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने हमास के साथ सीधे एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन का किया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हमने देखा था कि जिसे आतंकी संगठन करार देता हो अमेरिका, उससे डायरेक्ट बातचीत करे। एक्सेप्शन में सिर्फ तालिबान रहा, लेकिन यहाँ पर हमास से सीधी बातचीत स्थापित करते हुए अमेरिका ने न सिर्फ तमाम कैदियों को या यूँ कहें कि बंधकों को रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हुए हमास को धमकाते हुए उसे जहन्नुम में पहुँचाने, उसे कब्र में गाड़ने, उसका नामो निशान मिटाने और इजराइल को इतने हथियार देने की बात कही जिससे हमास डर जाए, सिहर जाए, घुटने टेक दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमास के बयानों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो ट्रंप के बयान और धमकी को भी चैलेंज कर रहा है और इजराइल के भी। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि ओआईसी की बैठक के क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इससे इतर आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि इस मसले पर चीन कहाँ है और भारत कहाँ। चीन ने साफ कर दिया कि जो इस्लामिक देशों की पिछली बैठक कायरो में हुई थी, इजिप्ट के नेतृत्व में हुई थी, उस बैठक का जो फैसला था कि गजा का पुनर्निर्माण अरब देश करेंगे, चीन उसके साथ है। यानी चीन ने ट्रंप के रिवेरिया वाले प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के सामने भी ये सवाल पूछा गया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा कि फिलिस्तीन के साथ भारत के गहरे संबंध है, पुराने संबंध है और युद्ध के दौरान भी भारत ने $56 मिलियन की सहायता फिलिस्तीन को दी है, गजा को दी है। भारत और फिलिस्तीन के संबंध आगे भी जारी रहेंगे। यानी भारत ने भी साफ तौर पर कहें तो ट्रंप के प्लान पर मुहर नहीं लगाया, जबकि सवाल साफ तौर पर पूछा गया था कि ट्रंप रिवेरिया बनाना चाहते हैं, अरब देश जो हैं वो पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, भारत का स्टैंड क्या है। यानी ट्रंप का और दूसरी तरफ हम देखें तो नेतन्याहू का जो प्लान है वो एक तरफ है और अरब देशों के साथ साथ चीन और भारत का जो प्लान है वो भी अलग है। ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह का ब्लॉकेड इजराइल ने पिछले एक हफ्ते से क्रिएट कर गजा में मानवीय सहायता को रोक रखी है, उसके खिलाफ यूएन ने भी बयान दिया है और कई यूरोपीय देशों ने भी बयान दिया है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये हरकत अमानवीय है, ये ब्लैकमेल करने वाली है और इसे कतई मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि गजा में रमज़ान के दिन जो हैं वो कुछ इस तरह से गुजर रहे हैं कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ऊर्जा के संसाधन नहीं है, मरीजों के लिए
दवाएं नहीं हैं, जबकि हम जानते हैं कि पिछले 15 महीने के जंग के दौरान तकरीबन 48,000 लोग गजा में मरे हैं, 1.25 लाख लोग से ज़्यादा लोग घायल हैं और भारी पैमाने पे बेघर हैं, जिनके लिए ये रमज़ान यूँ कहें कि इस वक्त का सबसे गहराते हुए संकट के बीच एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल गुजारने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल ने तो दरअसल अपने ही प्रस्ताव से यू टर्न ले लिया है। ज़रा सोचिए कि 15 जनवरी को जब ये प्रपोजल सीज़ फायर का एक तरह से दोनों ने साझा किया था, फिर 19 जनवरी से लागू हुआ सीज़ फायर, 42 दिनों तक फर्स्ट फेज चलना था, वो फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है। सेकेंड फेज में जाने के लिए इजराइल तैयार नहीं, उल्टा इजराइल का ये दबाव है कि फर्स्ट फेज के एक्सटेंशन को ही रमज़ान के दौरान हमास मान ले और उसके जो बंधक उसके पास है उसे छोड़ दे। बंधकों में अभी भी हम देखें तो 59 की संख्या ऐसी है जो कि हम देखें कि इजरायली बंधक अभी भी हमास के पास हैं। इनमें तकरीबन 24 कह सकते हैं कि जिंदा हैं और इन 24 में से तकरीबन 5 ऐसे हैं जो इजराइल और अमेरिकी नागरिक बताए जाते हैं, जिसको लेकर अमेरिका की भी बेचैनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हम देखें तो एक बार फिर से गजा में इजराइल ने अपने हमले तेज किए हैं। कई ड्रोन अटैक्स की खबर आ रही है। साथ ही आप देखिए तो वेस्ट बैंक की तरफ भी एक मस्जिद में रेड हुआ है और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग रह रहे हैं कैंप्स में, वहां भी रेड किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त गजा की जो स्थिति है उस पर दुनिया की नज़र है। उसको लेकर OIC की महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है उसके नतीजे क्या आएंगे सामने, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें ईरान एक बड़े पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ है। हम जानते हैं कि ईरान का प्रॉक्सी एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास और तीसरी तरफ हुती है। हुती के मद्देनज़र इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो हुती लगातार ये कहता रहा है कि गजा में जिस तरह की अमानवीय हरकत इस वक्त कर रहा है इजराइल, उसका पूर्ण भुगतान उसे करना पड़ेगा। जब तेल अवीव पर हुती जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है, उसने अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे को तेल अवीव के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो हालात फिर से एक बार मिडिल ईस्ट के बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसमें अरब और साथ तौर पर देखें तो गजा के साथ खड़े हुए इस्लामिक देश जो हैं वो ट्रंप के साथ साथ हम देखें तो नेतन्याहू की पॉलिसी को चैलेंज देते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये हालात और बद से बदतर हो सकते हैं अगर हमला हुती ने किया, जिसने 2 दिन पहले ही MQ-9 जो ड्रोन है जो रिकन्सियंस के लिए दरअसल रेड सी से अमेरिका ने उड़ाया था यमन की तरफ, उसको मार गिराया। और साथ ही अल हुती का जो बयान है वो भी गौर किया जाना चाहिए कि अगर गजा में स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो हमला कर हुती जो है वो तेल अवीव को शमशान बना देगा। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिया गया बयान है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, इस तरह के हमले होते हैं तो फिर हालात बद से बदतर होंगे, बिगड़ेंगे, ये देखा जा सकता है। 24 घंटे से 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी ये भी नोटिस किया जाना चाहिए कि ट्रंप की धमकी का कोई असर हमास के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और हमास ये कह रहा है कि चुनौतियां जो भी हम उसे स्वीकार करेंगे और भावी चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं। यानी जो भविष्य में होने वाला है वो दरअसल अभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ होगा वो दरअसल एक बार फिर से दुनिया को चौंका सकता है। तो देखते हैं आगे गजा में होता क्या है और OIC की बैठक से क्या नतीजे निकलते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।